तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे पृथ्वी के पास आ रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के सभी इलाकों में आग और सूखा फैलने लगा है। इसलिए जल्दी ही साइंटिस्ट पृथ्वी पर आने वाली सोलर क्राइसिस के खतरे के बारे में पूरी दुनिया में अनाउंस करने लगते हैं, जिसमें वह सभी को बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो सूरज 100 सालों में पृथ्वी को बीज समा के खत्म कर देगा और 300 सालों बाद वो पूरे सौर मंडल को ही खत्म कर देगा। इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए यूईजी यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट काफी सारे बड़े बड़े इंजन्स बनाकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी मदद से पृथ्वी को सौर मंडल से बाहर ले जाकर बचा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी खर्चा होने वाला था, साथ ही खाने पीने के रिसोर्सेज भी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे थे, जिस वजह से लोग दंगे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। इन प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी भी अंजाम या खतरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो खतरा अभी तक पृथ्वी पर नहीं आया है उसके लिए गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेकर पृथ्वी और मानव जाति को खतरे में डाल रही है। वहीं दूसरी ओर यूईजी डिजिटल लाइफ नाम के एक प्रोजेक्ट यानी डीएलपी पर बैन लगा देती है, जिस वजह से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि डीएलपी एक कट्टर ग्रुप था जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर में है। असल में वो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाह रहा है जिससे इंसान अपने दिमाग को एक डेस्क में अपलोड कर सकता था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी के कारण वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए रिसोर्सेज के लिए वो हैकिंग करके यूईजी पर आतंकवादी हमला करते रहते थे। इन सब के बीच यूईजी नोटिस करती है कि उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जिस कारण काफी सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिशों कर रहे हैं। पर तभी चाइनीज एम्बेसडर झाओ इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट करने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पहला पार्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा और लोगों को दोबारा उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास होने लगेगा। झाओ कहते हैं कि इस पहले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद इंजन्स की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम चंद्रमा को भी सौर मंडल से धकेलने का प्लान कर रहे हैं। इसलिए वह कुछ सोल्जर्स को बेस पर इकट्ठा करती है, जहां हम ल्यू नाम के एक पायलट को देखते हैं। तभी ल्यू देखता है कि बेस प्रोटेस्टर्स से घिरा हुआ है और गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त एक प्रोटेस्टर बेस के अंदर घुस आता है, पर हैन नाम की लड़की इस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर ल्यू हैनसेक काफी इम्प्रेस होता है और उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनीज को एक एलिवेटर में बैठकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका पहला टेस्ट अंतरिक्ष में होने वाला था। ये अभी तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर के ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनी है बेहोश हो जाते हैं, जिस कारण वो उस स्टेशन को भी नहीं देख पाते जो कि मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ सभी ट्रेनीज को फाइटिंग स्किल्स सिखाते हुए फायर आर्म्स का यूज करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें बार बार एलिवेटर से ट्रैवल करवाया जाता है, ताकि उन्हें फ्यूचर में एलिवेटर से ट्रैवल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सभी का मेडिकल टेस्ट करके उन्हें डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ल्यू और हैंड एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर एक दिन ल्यू गार्ड को सिगरेट की घूंस देता है और के अंदर एक गुलदस्ता ले आता है, जिसे वो हैंड को देते हुए उसे प्रपोज कर देता है। इसी सुबह एस्ट्रोनॉट्स का एक नया बैच वहां आता है और एलिवेटर में हो जाता है। तभी अचानक से बेस में मौजूद ड्रोन्स बाहर आने लगते हैं, जिससे इंजीनियर्स को पता चलता है कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इसी दौरान एलिवेटर अपने स्केड्यूल से पहले ऊपर जाने लगते हैं। दूसरी ओर एलिवेटर में शामिल हुए नए एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े बदलने लगते हैं। तब ल्यू और हैन नोटिस करते हैं कि नए एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनीज के नाम की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। यहाँ बेस में सभी ड्रोन्स अटैक करके आग लगाने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पायलट पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रोन्स पर निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरह बनाया था कि वो अपने ड्रोन्स पर अटैक ना कर सके। वहीं ड्रोन्स हैक हो चुके थे, इसलिए वो सिस्टम पर अटैक कर रहे थे। इस तरह अटैक करते हुए ड्रोन्स एक एलिवेटर को नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ एलिवेटर में आतंकवादी सभी ट्रेनीज से उनकी आईडी चुराते हैं और सभी गेट्स को बंद करके ट्रेनीज की कुर्सियों को लॉक कर देते हैं। यहाँ जो भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है। इस एलिवेटर के दूसरे रूम में ल्यू होता है, जो कि अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने चश्मे का यूज करके गेट की लॉक स्क्रीन को धूप से जलाकर गेट ओपन कर लेता है। इस गेट की दूसरी साइड जाकर ल्यू देखता है कि उसका एक साथी बुरी तरह घायल है, क्योंकि आतंकवादियों ने उसे बुरी तरह पीटा था।
इसलिए ल्यू उन आतंकवादियों के पीछे जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इस फाइट में एक आतंकवादी ऊंचाई से गिरकर मर जाता है, जिसके बाद ल्यू एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर दूसरे आदमी का पीछा करता है। इस बीच वो आतंकवादी चोरी की आईडी से एलिवेटर को स्टेशन तक पहुंचा देता है। ठीक उसी समय ड्रोन उन पर एक मिसाइल से अटैक करते हैं। इस दौरान बेस में साइंटिस्ट 515C नाम के इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर की मदद से सिस्टम को हैकर से सेव कर लेते हैं, जिसके तुरंत बाद ड्रोन्स जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर साइंटिस्ट द्वारा एलिवेटर को वापस नीचे खींचते यहाँ ल्यू अभी भी उस आतंकवादी से बन रहा था। तभी हैन एक मैकेनिकल हाथ की मदद से विंडो को तोड़ती है और ल्यू के पास आकर उस आतंकवादी को मारने में उसकी मदद करती है। इसके बाद हैन गुस्से में ल्यू से दोबारा फ्लावर्स मांगती है, क्योंकि इस फाइट के दौरान उसके सभी फ्लावर्स टूट चुके थे। तभी अचानक से उसका स्टेशन बेस पर गिरने लगता है, क्योंकि उस आतंकवादियों ने मरने से पहले डेटोनेटर दबा दिया था। ये स्टेशन बेस पर गिरकर क्रैश हो जाता है, जिससे बेस पर मौजूद बिल्डिंग्स ब्लास्ट हो जाती हैं और एलिवेटर भी अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिससे सभी ट्रेन्स भी इस एक्सीडेंट के शिकार बन जाते हैं। हालांकि लू और हैंड्स सही सलामत होते हैं। इसी दिन न्यूज पर बताया जाता है कि इस ब्लास्ट में लगभग 3000 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कि जान जा चुकी है और 5 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूजी के बनाए स्टेशन के क्रैश होने के कारण कई लोगों की जानें गई थी, इसलिए लोग और भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट में आतंकवादी हमले और दंगे भी होते हैं। सभी प्रोटेस्टर गवर्नमेंट से डीएलपी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। यहाँ जाओ अपनी असिस्टेंट से उस पिच को पढ़ने के लिए कहता है, जिसे उसने यूईजी के प्रोजेक्ट में विश्वास रखने के लिए लिखा था। इसी दौरान जाओ अमेरिकन एम्बेसडर के साथ बातचीत करता है और उनसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक और मौका मांगता है और कुछ हफ्ते बाद क्रायो स्लीपिंग पॉड्स में लोगों को रखकर चंद्रमा पर भेजा जाता है, ताकि वो चंद्रमा पर जाकर इंजन्स पर काम जारी रख सके। इस बीच हैंग्यू नाम का कंप्यूटर इंजीनियर क्रायो स्लीप से उठता है, जो कि 550A नाम के एआई है, और उसकी बेटी याया की एक रिकॉर्डिंग को चेक करता है। दरअसल 550A की मदद से ही याया हैंग्यू से बात करती थी। यहाँ पता चलता है कि हैंग्यू पहले डीएलपी के लिए काम करता था, लेकिन 550C तक पहुंचने के लिए वो चंद्रमा पर काम करने आया है। असल में 500C पूरे बेस को कंट्रोल करता है, इसलिए हैंग्यू को लगता है कि वो 500C का यूज याया की क्लिप बनाने में करेगा, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए उसकी मरी हुई बेटी का दिमाग एआई में डेवलप हो जाएगा। यहाँ टीम के बाकी मेंबर्स के साथ काम करते हुए को पता चलता है कि झाव नाम का कंप्यूटर रिसर्चर 550C का इंचार्ज है और वो चाहता है कि हैंग्यू उनके सिस्टम के ऑपरेशंस पर उनके साथ काम करें। इसके बाद हैंग्यू और झाव 550PC का पहला टेस्ट बेस के हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं। जब वो कंप्यूटर के द्वारा वर्क के पूरा होने का वेट करते हैं, तब को अपने दिमाग की डिजिटल कॉपी देता है, जिसे कंपनी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने डीएलपी पर बैन लगा दिया था। यहाँ को समझाता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो या नहीं। कुछ समय बाद याया की क्लिप जावो को दिखाता है। इस बीच उस दिन को याद करता है जब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से कहीं जा रहा था। तब अचानक से उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसकी पत्नी की तुरंत ही डेथ हो गई थी। पर याया कुछ समय तक जिंदा थी, इसलिए याया के दिमाग को कंप्यूटर के जरिए जिंदा रखने के लिए उसे पी के पास ले गया था। लेकिन वो लोग उसकी मदद करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। इस बीच हैंग्यू की मुलाकात झाव से हुई, जो कि पहले डीएलपी में काम करता था। यहाँ झाव ने हैंग्यू पर एहसान करते हुए याहिया के दिमाग को 550 नाम के एआई में डाल दिया था। यहाँ प्रेजेंट में हैंग्यू झाव से रिक्वेस्ट करता है कि वो याया पर 550C का यूज करे, जिससे याया पूरी तरह एआई में बदल सके। जिस पर झाव हैंग्यू से कहता है कि याया के लिए 550 का ए ही काफी है। इसी बीच उनका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि वहाँ Z9 लेवल का सोलर स्टॉर्म आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस जाने का सोचते हैं। लेकिन उनके आज जो गाड़ियां थीं, उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं और किसी तरह सभी इंजन्स को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टॉर्म से बचा लेते हैं। पर इस प्रोसेसर में 550 बुरी तरह जल जाता है, जबकि प्रोजेक्ट को 3 दिनों में लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्हें एक एआई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब हैंग्यू झाव को अपना 550A एआई देने को कहता है, लेकिन इसके बदले वो फ्यूचर में 550 मॉडल्स डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने को कहता है। जिस पर झाव मान जाता है और थैंक यू एआई से याया के दिमाग के डिस्क निकाल लेता है। 3 दिन के बाद टीम इंजन्स का टेस्ट करती है। तब चंद्रमा कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है,
है, जिसे देखकर टीम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि 20 साल में वो पूरी तरह से चंद्रमा को पृथ्वी से दूर कर देंगे। इसके अलावा टीम की इस सफलता से पूरी दुनिया के लोगों को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास हो जाता है। कुछ महीने बाद वो पृथ्वी पर इंजन का टेस्ट करते हैं, जिससे सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन अचानक में फील होता है कि जमीन हिल रही है। वहीं दूसरी ओर बेस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट को आसमान में एक लाइट जलती हुई दिखती है। इससे यूएजी के साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ी दूरी पर शिफ्ट हुई है। ये जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और यूएजी बहुत ही शक्तिशाली इंजिन्स को बनाता है जो कि पृथ्वी और चंद्र को धक्का देकर मूव करके सौर मंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम अब दी वेंडरिंग अर्थ रखा जाता है और 5 शो 50 द्वारा कई बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। जिसके बाद यूईजी हर साल एक नया टेस्ट करती है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग यूईजी के प्रोजेक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस कारण डीएलपी पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में ये भी चर्चा होती है कि गवर्नमेंट ने जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाई है उनके अंदर जाने के लिए लोगों को पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हर साल पृथ्वी का रोटेशन धीमा हो रहा था, जिससे एक दिन में 24 घंटे की जगह 8 घंटे का सिस्टम हो गया है और ग्लोबल इंटरनेट भी अब बंद हो चुका था। साथ ही पृथ्वी पर अब बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी समस्याएं लगी थी, जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ने लगती है। इधर ल्यू और हैंड शादी कर लेते हैं और उनका एक बेबी बॉय होता है। वह दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें उनके बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटीज का पास नहीं मिला था। इसी बीच हैंड को कैंसर हो जाता है, जिससे वो दोनों और भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ हैंग यू नए 500 डेवलपमेंट की हेल्प से या के लिए AI बनाता है, जिसे वो 550W का नाम देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि स्टेशन को गिरे हुए 14 साल बीत चुके हैं और अब ल्यू मेजर की पोस्ट पर आ चुका है। एक दिन ल्यू को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ 550W उसका इंटरव्यू लेता है और बताता है कि ल्यू के स्किल्स इंप्रेसिव हैं। इसके अलावा 550W ल्यू की फैमिली में हो रही परेशानियों के बारे में भी बताता है और कहता है कि ल्यू को पृथ्वी पर रहकर अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। जिस पर ल्यू कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का दुख है, लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजने के लिए भेज पर आकर काम करना पड़ेगा। यहाँ मिरर के दूसरी साइड प्रोजेक्ट के इंचार्ज साइंटिस्ट इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, जिसमें हैंग यू ल्यू की बातें सुनकर अपनी बेटी की याद करने लगता है। इसके बाद 550W बताता है कि हैंग की जल्दी ही डेथ होने वाली है, जिस कारण ल्यू पूरी तरह से टूट जाएगा और स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को इतना दूर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।